Good morning students, I am Aradhana and I am here again with my new video on the topic particle. In this video I have told how particles are characterized by various properties. This video is related to the subject mechanical operations of chemical engineering. Before starting the video, I would like to say that if you like my video and if you gain some knowledge from my videos, then please like my video, share it as much as possible and please subscribe my channel if you have not done yet. आगे आने वाली वीडियो में आपको ये कंटेंट मिलेगा, characterization of solid particles, particle shape, particle size, mixed particle sizes, size analysis, example of differential strain analysis and cumulative analysis, specific surface of mixture, average particle size, number of particles in a mixture and properties of particulate masses. Characterization of solid particles. तो सॉलिड पार्टिकल्स को करेक्टराइज करने के लिए तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साइज, शेप और डेंसिटी. अब अगर हम साइज़ और शेप की बात करें तो जो रेगुलर पार्टिकल्स हैं, रेगुलर पार्टिकल्स मतलब जो एक डिफाइंड शेप के हैं, जैसे कि स्फीयर है या क्यूब्स हैं या सर्कल्स हैं, वो हम बता सकते हैं कि इनकी ये शेप है. तो उनका फॉर्मूला होता है डायमीटर का या हाइट का या पैरामीटर का, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. पर जो इरेगुलर पार्टिकल्स हैं जिनकी अपनी कोई खुद की शेप नहीं है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स, तो सैंड की जो पार्टिकल्स होती है वो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती. तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम साइज़ और शेप क्लियरली नहीं बता सकते हैं. और वहीं हम डेंसिटी की बात करें तो जो होमोजीनियस सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, लेकिन अगर जो पार्टिकल्स हैं वो किसी सॉलिड को तोड़ के ऑब्टेन किए गए हैं तो कुछ पार्टिकल का साइज़ अलग होगा और कुछ का साइज़ अलग होगा. इसी तरीके से कुछ की डेंसिटी अलग होगी और कुछ की डेंसिटी अलग होगी. अगर होमोजीनियस सॉलिड्स हैं तो उनकी डेंसिटी सेम होगी और अगर हेट्रोजीनियस पार्टिकल्स हैं, सब सेम नहीं है, तो उनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी. Particles obtained by breaking up a composite solid such as metal bearing ore have various densities usually different from the density of the bulk material. मीन्स अगर पार्टिकल्स हमें किसी कॉम्पोजिट सॉलिड को तोड़ने से मिले हैं तो उन पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग अलग होगी, डिफरेंट डेंसिटी होगी, वेरियस डेंसिटीज़ होंगी और बल्क मटेरियल से डिफरेंट होगी. बल्क मटेरियल मीन्स वो सॉलिड, कॉम्पोजिट सॉलिड जिसे तोड़ने से हमें पार्टिकल्स ऑब्टेन हुए थे. क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और जब किसी कॉम्पोजिट सॉलिड को ब्रेक करने से हमें पार्टिकल्स मिलेंगे तो उन सब के मास और वॉल्यूम अलग अलग होंगे, और जब मास और वॉल्यूम अलग अलग होंगे तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग होंगी. तो किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल को करेक्टराइज करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज़ आर रिक्वायर्ड, साइज, शेप एंड डेंसिटी. तो अभी हम बात करते हैं पार्टिकल शेप की. तो कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका हमें शेप एक्सप्रेस करना है तो इजीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्फेरिसिटी, जिसे फाई एस से डिनोट करते हैं, और ये पार्टिकल साइज से इंडिपेंडेंट होता है. अगर कोई परफेक्ट स्फेरिकल पार्टिकल है, मतलब परफेक्ट स्फेयर है जिसकी डायमीटर डी है, तो उसके लिए स्फेरिसिटी इज इक्वल टू 1, मीन्स स्फेरिसिटी उसकी 1 होती है क्योंकि वो परफेक्ट स्फेयर होता है. लेकिन अगर नॉन स्फेरिकल पार्टिकल है तो उसके लिए स्फेरिसिटी के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़ फाई इज इक्वल टू 6 VP अपॉन DP इंटू SP, जहाँ VP इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, SP इज सरफेस एरिया ऑफ वन पार्टिकल. वहीं अगर हम DP की बात करें तो DP इज़ इक्विवेलेंट डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ पार्टिकल. अब इक्विवेलेंट डायमीटर होती क्या है, अगर कोई पार्टिकल कि हमें इक्विवेलेंट डायमीटर पता करनी है तो द इक्विवेलेंट डायमीटर इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ इक्वल वॉल्यूम. मीन्स जिस पार्टिकल की हम स्फेरिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का अगर स्फेयर है तो उसकी जो डायमीटर होगी वो इक्विवेलेंट डायमीटर होगी. अब बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की. तो जनरली जो इक्वी डायमेंशनल पार्टिकल होते हैं, मतलब जिनकी हर डायमेंशन इक्वल होती है, जैसे कि स्फेयर की बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, तो उनके लिए जो डायमीटर है वही पार्टिकल साइज़ होता है. लेकिन अगर जो पार्टिकल्स हैं जो इक्वी डायमेंशनल नहीं है
जो उनकी एक डायमेंशन बड़ी है, एक डायमेंशन छोटी है, तो उनके लिए हम पार्टिकल को करेक्टराइज करेंगे बाय द सेकेंड लॉन्गेस्ट मेजर डायमेंशन, जो दूसरी लॉन्गेस्ट मेजर डायमेंशन होगी। जैसे कि अगर हम नीडल की बात करें, सुई की बात करें, अगर किसी पार्टिकल की शेप सुई की है, सुई सबने देखी है, तो सुई की थिकनेस कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जो करेक्टराइजेशन होगा वो थिकनेस के बेस पे होगा, ना कि लेंथ के बेसिस पे। आप कहीं भी अगर सुई को, नीडल को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको उसकी मोटाई बतानी होगी। आप जब भी सिलाई करते हैं तो मोटाई मैटर करती है, लेंथ मैटर नहीं करती है। तो किसी भी पार्टिकल को करेक्टराइज करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ साइज़ हमें उसकी सेकेंड लॉन्गेस्ट मेजर डायमेंशन जो है वो पता होनी चाहिए। पार्टिकल साइजेस आर एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज रेंज इन्वॉल्व। जो भी पार्टिकल है उसकी जो साइज रेंज है उसके हिसाब से ही पार्टिकल साइज डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर कोर्स पार्टिकल की बात करें, यानी बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी बात करें, तो वो इंचेस या मिलीमीटर्स में मेज़र किए जाते हैं। वहीं अगर हम फाइन पार्टिकल्स की बात करें तो उनको हम स्क्रीन साइज़ के टर्म में, यानी कि मैच साइज़ के टर्म में मेज़र करते हैं। और वहीं हम और ज़्यादा छोटे जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात करें तो वो माइक्रोमीटर्स या नैनोमीटर्स में मेज़र किए जाते हैं। मिक्स पार्टिकल साइजेस, अगर आपके पास कोई सैम्पल है जो कि मिक्सचर है कुछ पार्टिकल्स का, कुछ यूनिफॉर्म पार्टिकल्स का, यानी कि जिनकी साइज़ और शेप सेम है, हैविंग डायमीटर dp, तो ऐसे मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा m अपॉन रो पी, जहाँ m है मास और रो पी है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि m अपॉन रो पी इंटू वी पी। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको कहा जाए आपको इस तरीके से कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि सबके पास 2-2 रुपये आए, तो कितने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप सीधे सीधे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे और बता देंगे कि ये 10 रुपये जो है ये 5 लोगों में डिवाइड होंगे। इसी तरीके से टोटल वॉल्यूम आपको पता है, इंडिविजुअल पार्टिकल वॉल्यूम आपको पता है, तो कितने पार्टिकल हैं, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कैलकुलेट हो जाएगा बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हम इक्वेशन 2 से कैलकुलेट कर रहे हैं, और एस पी यानी कि सरफेस एरिया ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल हम स्फेरिसिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फेरिसिटी का फॉर्मूला होता है फाई s इज इक्वल टू 6 वी अपॉन डी पी इंटू एस पी। तो यहाँ से हम एस पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 6 वी अपॉन डी पी इंटू फाई s। और जब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन 3 में, यानी कि ए इज इक्वल टू एन इंटू एस पी में, तो फाइनली ए की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 6 हेम अपॉन फाई एस रो पी डी पी, क्योंकि वी पी कैंसिल हो जाएगा। साइज एनालिसिस दो टाइप का होता है, डिफरेंशियल एनालिसिस और क्यूमुलेटिव एनालिसिस। सबसे पहले साइज एनालिसिस होता क्या है, तो द फाइन पार्टिकल्स आर जनरली स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्क्रीन एनालिसिस। जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं उनको जनरली हम उनके स्क्रीन एनालिसिस या साइज एनालिसिस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करते हैं। उसके लिए हमें एक अरेंजमेंट करना होता है, हमें एक स्टेक अरेंज करना होता है जिसमें टेस्टिंग सीट्स या स्क्रीन्स होती हैं जिनको हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं। जो कोरेस्ट स्क्रीन होती है, यानी कि जिसके पोर्ट सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, वो सबसे ऊपर, और जो फाइनेस्ट स्क्रीन होती है, मतलब जिसके पोर्ट सबसे छोटे हैं, ऐसी स्क्रीन को सबसे नीचे रख के, यानी कि सबसे बड़ी को सबसे ऊपर और सबसे छोटी को सबसे नीचे डिक्रीजिंग साइज़ के वे में हम पुट करते हैं, अरेंज करते हैं स्क्रीन्स को। और जो सैम्पल है उसको हम सबसे ऊपर वाली स्क्रीन पे प्लेस करते हैं, और हर स्क्रीन पे कितना कितना मटेरियल रह जाता है उसको हम कैलकुलेट करके नोट कर लेते हैं। हर स्क्रीन पे जो मटेरियल रिटेन होता है उसको हम टोटल सैम्पल के वेट फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वेट फ्रैक्शन मीन्स टोटल वेट ऑफ द सैम्पल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सैम्पल रिटेन्ड ऑन पर्टिकुलर स्क्रीन। डिफरेंशियल एनालिसिस, तो जैसे ही हम सैम्पल को सबसे ऊपर वाली स्क्रीन पे प्लेस करते हैं वैसे ही वो मिक्सचर तुरंत ही इमीडिएटली अपने नीचे वाली स्क्रीन के थ्रू पास होने लगता है। तो हमें दो नंबर नेसेसरी हैं टू स्पेसिफाई द साइज़। पहला उस स्क्रीन का साइज़ जिसके थ्रू वो पार्टिकल पास हो रहे हैं, और दूसरा उस स्क्रीन का साइज़
जिस पे वो पार्टिकल रिटेन हो रहे हैं। मतलब कि अगर हम 8/10 नोटेशन की बात करें, अगर हम 8/10 नोटेशन शो कर रहे हैं किसी पार्टिकल्स के लिए, तो इसका मतलब कि वो जो भी मटेरियल है, जो भी पार्टिकल है, वो ऐसा है, इस तरीके का है कि वो 8 मैश साइज़ के स्क्रीन से पास हो रहा है और 10 मैश साइज़ के स्क्रीन पे रिटेन हो जा रहा है। और इस तरीके से जो एनालिसिस होता है उसको जब हम टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं तो वो डिफरेंशियल एनालिसिस कहलाता है। तो डिफरेंशियल एनालिसिस को जब हम टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो उसमें 2 कॉलम होते हैं। पहला होता है मैश का, जिसमें नोटेशंस होते हैं लाइक 6/8, 8/10, 10/14। एक साइज़ वो होता है जिसके थ्रू मटेरियल पास कर जाता है और दूसरा साइज़ वो होता है जिस पे मटेरियल रिटेन करता है। और दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है वेट फ्रैक्शन रिटेन का, मतलब कि उसमें जो पार्टिकल्स रह जा रहे हैं, जो रिटेन हो रहे हैं, उनको हम वेट फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेट करके लिख देते हैं। किस तरीके से लिखते हैं वो आगे जब मैं डिफरेंशियल एनालिसिस और क्यूमुलेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल एक साथ बताऊंगी तब आप देख सकते हैं। तो डिफरेंशियल साइज एनालिसिस में 2 कॉलम हुए हमारे पास, एक में है मैश साइज और एक में है वेट फ्रैक्शन। और दोनों के बीच में जो हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे होगा मैश साइज यानी कि पार्टिकल साइज और वाई एक्सिस पे होगा मास फ्रैक्शन यानी कि वेट फ्रैक्शन, तो हमें इस तरीके का हिस्टोग्राम यानी कि बार ग्राफ मिलेगा, जिसको हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है इस तरीके से कॉन्टिन्यूस कर्व को, जैसे कि डैश लाइन कर्व है, उस तरीके से मिला दें तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूस कर्व भी हमें मिल सकता है। दूसरा मेथड जो है एनालिसिस का वो है क्यूमुलेटिव एनालिसिस। तो क्यूमुलेटिव का मतलब सब जानते हैं, मतलब एडिशनल फॉर्म से होता है। जैसे कि नीचे लिखा है, इफ़ वी डिफाइन फाई बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फाई इज इक्वल टू φ1 + φ2 + φ3, जहाँ φ1 φ2 जो है वो वेट फ्रैक्शंस हैं मटेरियल रिटेन्ड ऑन स्क्रीन्स 1 2, यानी कि इसका मतलब है कि जो वेट फ्रैक्शन है उसको हम कॉन्टिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि पहली स्क्रीन पे कुछ वेट फ्रैक्शन है मटेरियल का जो पहली स्क्रीन पे रिटेन कर रहा है, उसके बाद दूसरी में कुछ रिटेन किया, तो दूसरी वाली के लिए हम वेट फ्रैक्शन को पहली वाली में जो था और दूसरी वाली में था दोनों को ऐड कर देंगे। फिर जब तीसरी वाली स्क्रीन में कुछ मटेरियल रिटेन होगा उसके लिए हम पहली वाली स्क्रीन का मटेरियल, दूसरे वाली स्क्रीन के मटेरियल और तीसरे वाले स्क्रीन के मटेरियल को ऐड कर देंगे। कॉन्टिन्यूसली हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके का एनालिसिस क्यूमुलेटिव एनालिसिस कहलाता है। अभी इसको मैं टेबल के फॉर्म में आपको दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्यूमुलेटिव एनालिसिस द रिलेशन बिटवीन फाई यानी कि जो एडिशनल फॉर्म है उसके बीच में और स्क्रीन ओपनिंग के बीच में रिलेशन है। द क्वांटिटी फाई इज द वेट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल लार्जर दैन द स्क्रीन ओपनिंग। फाई मीन्स वो पार्टिकल जो कि स्क्रीन ओपनिंग से बड़े हैं। तो मीन्स वो पार्टिकल जिनका साइज़ जो पर्टिकुलर स्क्रीन जिसमें हम पार्टिकल को देख रहे हैं उससे बड़ा है। तो यानी कि उस स्क्रीन में और उससे ऊपर वाली स्क्रीन में भी जितने पार्टिकल रिटेन हुए हैं उन सबको ऐड करेंगे तो फाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव एनालिसिस को ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया गया है, जहाँ वाई एक्सिस पे है क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन स्मॉलर देन स्टेटेड साइज। अभी जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था उसमें जो फाई था वो उसमें जो फाई था दैट वाज वेट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल लार्जर देन द स्क्रीन ओपनिंग। तो वो लार्जर साइज़ बता रहा था, यानी कि वो था क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन लार्जर देन स्टेटेड साइज़। पर यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे है वो है क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन स्मॉलर देन स्टेटेड साइज़। तो यहाँ पे जो ग्राफ है उससे शो रहा है पार्टिकल साइज़ के साथ जो क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। पर वहीं अगर यहाँ वाई एक्सिस पे होता क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन लार्जर देन स्टेटेड साइज़, तो वहीं ये ग्राफ उल्टा होता, यानी कि वो ये शो करता कि जो क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन है लार्जर देन स्टेटेड साइज़ वो पार्टिकल साइज़ के साथ डिक्रीज़ करता जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस एंड क्यूमुलेटिव एनालिसिस, दोनों को मैंने एक साथ शो किया है ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। तो हम एक एक करके दोनों एनालिसिस की एक एक रो को कंपेयर करते जाएंगे। तो डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस की बात करें तो उसकी पहली रो में है 6/8 और वेट फ्रैक्शन में 0.017, और इस रो को क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस में 2 रो में शो किया गया है। आप क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस को देखें तो पहली रो में है मैश साइज 6 और क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन है 0, यानी कि जो पार्टिकल है
वो 6 मैच साइज़ की जो स्क्रीन है उसमें बिल्कुल भी रिटेन नहीं कर रहे, उसके थ्रू पास हो जा रहे हैं। और वहीं हम डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस की बात करें तो उसमें मैच साइज़ है 6/8 और वेट फ्रैक्शन है 0.017, यानी कि इस वेट फ्रैक्शन के जो पार्टिकल्स हैं वो 6 मैच साइज़ की स्क्रीन से पास हो जा रहे हैं, पर 8 मैच साइज़ की स्क्रीन पर रिटेन कर जा रहे हैं। वहीं हम क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस की दूसरी रो की बात करें तो उसमें मैच साइज़ में है 8 और क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन रिटेन में है 0.017, यानी कि जो 8 मैच साइज़ की स्क्रीन है उससे 0.017 वेट फ्रैक्शन के पार्टिकल रिटेन हो रहे हैं। तो दोनों लगभग एक सी हैं, बस क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस में ऐड करते जा रहे हैं और जो डिफरेंशियल स्क्रीन एनालिसिस में उसमें जैसा हमें रिटेन हो रहा है वैसा का वैसा हम लिख दे रहे हैं। स्पेसिफिक सरफेस ऑफ मिक्सचर, तो किसी भी मिक्सचर के लिए हम स्पेसिफिक सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम अलग अलग इंक्रीमेंट के लिए अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 से जहाँ ए की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई थी 6m/5s इंटू ρp इंटू डी। तो जैसा कि हम इक्वेशन 4 में देख सकते हैं कि पहला टर्म है 6x1/5s इंटू ρp इंटू dp1 x1, या फिर अगर हम आई की टर्म मिले तो एक्स आई मतलब है मास फ्रैक्शन इन अ गिवन इंक्रीमेंट, 5s यानी स्फेरिसिटी, DPI means average particle diameter taken as arithmetic average of smallest and largest particle diameter in increment। जो इंक्रीमेंट है उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और जो लार्जेस्ट पार्टिकल है उन दोनों की डायमीटर का अर्थमेटिक एवरेज निकाल के जो डायमीटर आती है दैट इज़ एवरेज पार्टिकल डायमीटर यानी कि DPI। तो हम सारे इंक्रीमेंट जो है सबकी इंडिविजुअल एरिया को जब हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक सरफेस को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल स्पेसिफिक सरफेस मिक्सचर का कैलकुलेट हो जाएगा। जो फॉर्मूला आ रहा है स्पेसिफिक सरफेस के लिए फॉर द मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक सरफेस, उसको अगर हम समेशन की टर्म में लिखें, जनरल टर्म में लिखें तो क्योंकि 5s और ρp कांस्टेंट है तो उसको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि AW इज इक्वल टू 6/5s ρp समेशन xi/dpi। एवरेज पार्टिकल साइज़, तो किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल के एवरेज पार्टिकल साइज़ को हम अलग अलग तरह से डिफरेंट वेज से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है दैट इज़ वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर, जिसका फॉर्मूला है ds इक्वल टू 6/5s AW इंटू ρp। अब यहाँ पे जो टर्म आई है AW यानी कि स्पेसिफिक एरिया, उसको हमने क्वेश्चन 4 में कैलकुलेट किया है। तो वहाँ से जब हम वैल्यू को हम इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आएगा ds इक्वल टू 1/समेशन xi/dpi। Other method to define average particle size is arithmetic mean diameter, that is denoted by dn, and the formula of arithmetic mean diameter is summation of ni dpi divided by summation ni। summation ni को हम टोटल यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन द एंटायर सैम्पल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पार्टिकल, तो यहाँ से अर्थमेटिक मीन डायमीटर कैलकुलेट हो जाएगी। द थर्ड मेथड टू डिफाइन एवरेज पार्टिकल साइज इज मास मीन डायमीटर, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा xi/dpi और इसको हम डिनोट करते हैं DW से। एंड द लास्ट मेथड टू डिफाइन एवरेज पार्टिकल साइज इज वॉल्यूम मीन डायमीटर, जिसको हम DV से डिनोट करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 1/सिग्मा xi/dpi क्यूब की होल पावर 1/3। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर, तो अगर हमें पार्टिकल शेप पता है तो फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल शेप वॉल्यूम किसी भी पार्टिकल का वो उसकी डायमीटर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो वहाँ पे एक हम कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट a को पुट किया है दैट इज़ वॉल्यूम शेप फैक्टर। तो जो हमारी इक्वेशन 2 थी जहाँ से हमने नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सैम्पल कैलकुलेट किया था n इज इक्वल टू m/ρp इंटू vp, तो उसी को थोड़ा डिटेल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो फॉर्मूला था n इज इक्वल टू m/ρp इंटू vp, उसमें m/vp की वैल्यू कैलकुलेट की है फॉर एन इंडिविजुअल इंक्रीमेंट। मास की वैल्यू xi के टर्म में रखी गई है और वॉल्यूम की वैल्यू है a इंटू डी क्यूब। तो जब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो दैट वुड बी 1/a इंटू ρp सिग्मा xi/dpi क्यूब। और xi/dpi क्यूब जो है वो वैल्यू होती है वॉल्यूम मीन डायमीटर की। तो हम लिख सकते हैं NW, NW मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ मिक्सचर इज इक्वल टू 1/a ρp इंटू DV क्यूब।
where dV is the volume mean diameter. प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्टिकुलेट मासेस, तो किस पर्टिकुलेट मासेस की प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पर्टिकुलेट मास होता क्या है. पर्टिकुलेट मास या फिर पर्टिकुलेट मैटर दैट रिफर्स टू लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर. एयर में जो भी लिक्विड पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, वो पर्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ हम पढ़ने वाले हैं. तो मासेस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स स्पेशली व्हेन द पार्टिकल आर ड्राई एंड नॉट स्टिकी हैव मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड. तो जो भी सॉलिड पार्टिकल जब ड्राई कंडीशन में होते हैं या फिर जब वो चिपचिपे नहीं होते हैं, तो उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ्लूइड की होती हैं. जैसे कि वो जिस कंटेनर में होंगे उसकी साइड पे या वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या फिर वो फ्लो करेंगे ओपनिंग्स के थ्रू. इसके साथ ही वो कई तरह से लिक्विड और गैस से डिफ़र करते हैं, डिफरेंट होते हैं. बिकॉज द पार्टिकल इंटरलॉक अंडर प्रेशर एंड कैन नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर अंटिल द अप्लाइड फोर्स रीचेज एन अप्रिशिएबल मैग्नीट्यूड. क्योंकि जो फ्लूइड है वो तो उसे तो फ्लो करना ही करना है, लेकिन जो सॉलिड है वो तब तक फ्लो नहीं कर सकते अगर वो ड्राई हैं, जब तक कि उन पे एक फोर्स अप्लाई ना किया जाए और वो फोर्स एक अप्रिशिएबल मैग्नीट्यूड तक ना पहुंच जाए. तब तक जो पार्टिकल हैं वो इंटरलॉक रहते हैं अंडर प्रेशर और वो स्लाइड नहीं कर सकते. Unlike most fluids, granular solids and solid masses permanently resist distortion when subjected to a moderate distorting force. फ्लूइड जो होते हैं, फ्लूइड पे हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और उनमें डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाता है और यही फ्लूइड की डेफिनेशन भी होती है. पर जो ग्रेनुलर सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड मासेस होते हैं, अनलाइक मोस्ट फ्लूइड्स, दे परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ मॉडरेट डिस्टॉर्टिंग फोर्स. जो फोर्स उन पर अप्लाई किया जा रहा है, अगर वो मॉडरेट है, अगर ज़्यादा नहीं है, अगर हम अप्लाई करते हैं ग्रेनुलर सॉलिड्स पे, तो वो कॉन्टीन्यूसली परमानेंटली डिस्टॉर्शन को रेजिस्ट करते हैं. लेकिन अगर फोर्स लार्ज है तो फेलियर होता है और एक लेयर पार्टिकल की दूसरी लेयर पे स्लाइड करने लगती है. तो सॉलिड मास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस तरह से हैं. पहली प्रॉपर्टी है द प्रेशर इज़ नॉट द सेम इन ऑल डायरेक्शंस. इन जनरल अ प्रेशर अप्लाइड इन वन डायरेक्शन क्रिएट्स सम प्रेशर इन अदर डायरेक्शन, बट इट is always smaller than the applied pressure. It is minimum in the direction at right angles to the applied pressure. तो जो सॉलिड मास होता है वो जिस कंटेनर में रखा होता है वो प्रेशर लगाता है उस कंटेनर की वॉल पे और साइड पे, जैसा कि फ्लूइड भी करता है. लेकिन अनलाइक फ्लूइड द प्रेशर इज़ नॉट द सेम इन ऑल डायरेक्शन. हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम नहीं होता. अगर हम एक डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे दूसरी डायरेक्शन में भी कुछ प्रेशर क्रिएट होता है और ये जो प्रेशर होता है वो अप्लाइड प्रेशर से हमेशा स्मॉलर होता है. एंड इट इज़ मिनिमम इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द अप्लाइड प्रेशर. हमने जिस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया हुआ है उसके राइट एंगल्स पे जो प्रेशर है वो मिनिमम होता है. Second property is that a shear stress applied at the surface of a mass is transmitted throughout a static mass of particle unless failure occurs. मीन्स जब तक फेलियर नहीं होता, यानी कि जब तक जो पार्टिकल है वो स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक अगर हम मास के सरफेस पे जो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो थ्रू आउट द स्टैटिक मास ट्रांसमिट होता है, यानी कि पूरे मास पे वो ट्रांसमिशन हो जाता है उस शेयर स्ट्रेस का. The third property of solid masses is density. The density of the mass may vary depending on the degree of packing of the grains. जो डिग्री है solid mass की वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ पैकिंग. मीन्स जो ग्रेन्स हैं वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं या बहुत ज़्यादा स्पेस है उनके बीच में, वो बहुत कॉम्पैक्ट हैं या फिर लूज़ हैं. जो फ्लूइड है उनमें जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की डेंसिटी, वो एक यूनिक फंक्शन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का. सेम सॉलिड के केस में होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है कि जो बल्क डेंसिटी है, यानी कि जो सॉलिड मास की, इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं, पूरे पार्टिकल के मिक्सचर की सॉलिड मास की जो डेंसिटी है वो मिनिमम होती है जब मास लूज़ होता है, यानी कि जब क्लोजली स्पेस नहीं होते हैं, दूर दूर स्पेस होते हैं पार्टिकल. और इट राइजेस टू अ मैक्सिमम व्हेन द मास इज पैक्ड बाय वाइब्रेटिंग और टेम्पिंग. जब मास जो है वो पैक्ड होता है बाय वाइब्रेटिंग और टेम्पिंग, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है, तब ये मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है.
The fourth property of solid masses is that before a mass of tightly packed particles can flow, it must increase in volume to permit interlocking rings to move past one another. Means solid masses का फेलियर होगा वो तब होगा जब उनकी वॉल्यूम में इंक्रीज हो, उनका वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो कि जो इंटरलॉकिंग रेंज है यानी कि जो कि पैक्ड पार्टिकल है वो दे शुड मूव पास्ट वन अनदर. अगर वो एक दूसरे के पे मूव नहीं करेंगे तो वो फ्लो कैसे करेंगे. सो देयर शुड बी इंक्रीज इन वॉल्यूम टू परमिट इंटरलॉकिंग रेंज टू मूव पास्ट वन अनदर. आफ्टर दैट अ मास ऑफ टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स विल फ्लो. अगर ऐसा नहीं होता, अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता तो विदाउट सच डायलेशन फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल. तो दैट वाज माय वीडियो ऑन द टॉपिक पार्टिकल. अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो साइज़ रिडक्शन के ऊपर होगी, जो साइज़ रिडक्शन के मेथड्स हैं, जो लॉज हैं, उनके ऊपर होगी. और कोई अगर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन मुझे ज़रूर लिखें. और आपको कैसा लगता है मेरी वीडियो में, आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा लगता है आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें. और साथ में अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.